हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। इसके अलावा जितनी भी सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, उसके आगे आज नेक्स्ट कड़ी में आ गए हैं लौकिक साहित्य की बात हो रही है। लौकिक साहित्य का मतलब है ऐतिहासिक साहित्य। क्या नाम? ऐतिहासिक ऐतिहासिक साहित्य, यानी ऐसा साहित्य जिससे प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में हमें मदद मिलती है, या जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिससे ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करने में मदद मिलती है, उन्हें ऐतिहासिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसमें कुछ ऐतिहासिक साहित्यों के नाम कल करवाए थे, आज उनको पुनः रिकैप करवा रहे हैं। जैसे अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? जो पहली रचना है अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा रचित है। इनके तीन नाम मिलते हैं। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। क्या मिलता है? विष्णुगुप्त। या एक नाम और है चाणक्य। ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात इसके बारे में ये है कि ये कब लिखा गया। तो ये लिखा गया है 4वीं सदी में, 4वीं सदी। इसके अलावा इस ग्रंथ में कितने 15 अधिकरण मिलते हैं। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण का उल्लेख मिलता है। 180 प्रकरण का उल्लेख मिलता है। यह प्राचीन भारत का एकमात्र ऐसा राजनीतिक ग्रंथ है जिससे हमें क्या मिलता है? भारत का एकमात्र, क्या है? भारत का एकमात्र राजनीतिक ग्रंथ जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक ग्रंथ है जिससे हमें किसका? मौर्य साम्राज्य यानी किसके बारे में? मोस्टली जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक और इसका फैक्ट है, ये चीज समझ में आ गई। 4वीं सदी में लिखा गया, इसके अनेक नाम 3 हो गए। और चौथा पॉइंट जो आता है, सबसे पहले अर्थशास्त्र में ही किसका? अधिकारियों को सर्वप्रथम अधिकारियों को नकद वेतन देने का सुझाव दिया गया था। यानी अब ये चीज समझ में आ गई हो। अर्थशास्त्र का मतलब धन और वित्त से बिल्कुल भी नहीं है। इस अर्थ का मतलब यहाँ पे धन और वित्त से नहीं है, धन या वित्त से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस नाम पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। अर्थशास्त्र का मतलब है एक राजनीतिक ग्रंथ है जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसके कितने भाग में डिवाइड करा गया, तो इसे 15 अधिकरण यानी 15 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है। 180 उसके सब्स्टिट्यूट हैं, अध्याय के भी पार्ट बनाए गए। भारत का एकमात्र राजनीतिक ग्रंथ है, प्राचीनतम राजनीतिक ग्रंथ है, जो 4वीं सदी में लिखा गया था। और सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसमें अधिकारियों को नकद वेतन देने का सुझाव दिया गया, तो वो ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। दूसरा आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है, नाम से ही पता चल रहा होगी, अष्टाध्यायी का मतलब है 8 अध्याय। अष्टाध्यायी का मतलब हो जाएगा 8 अध्याय। क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी का मतलब हो जाएगा 8 अध्याय, जिसमें हम तो हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो पाणिनि रचित है। किसने? तो पाणिनि रचित है, पाणिनि रचित। और इसके बारे में क्या जानना है? अष्टाध्यायी ये एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें यह बताया गया कि भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। इसके अलावा कुछ कश्मीरी इतिहास भी मिलता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये कब लिखा गया? तो ये 5वीं सदी में लिखा गया, 500 BC के लगभग में लिखा गया। 500 BC के लगभग में ये ग्रंथ लिखा गया। इसके अलावा जो पाणिनि हैं, इनकी 3 रचनाएं फेमस हैं। एक तो अष्टाध्यायी हो गई, अष्टाध्यायी। दूसरी रचना का नाम है पाताल विजय।
और तीसरी रचना का नाम है जाम्बवंती विजय। जाम्बवंती विजय। ठीक है, इतना तो कल करवाया जा चुका है। आज बात आ रही है राज तरंगिणी की। तीसरा ग्रंथ जो है राज तरंगिणी, जो कब लिखा गया? 12वीं सदी में लिखा गया। कब लिखा गया है? 12वीं सदी में लिखा गया। राज तरंगिणी किसके द्वारा रचित है? तो कल्हड़ के द्वारा रचित है। राज तरंगिणी कल्हड़। अब इसका अर्थ बताता हूँ। राज तरंगिणी जैसा कि नाम से दो शब्दों से मिलकर बना है। राज, राज का मतलब है राजा, और तरंगिणी का मतलब होता है नदी। तो राजाओं की नदी, राजाओं की नदी का मतलब हो जाएगा, नदी से मतलब है प्रवाह से, यानी राजाओं का प्रवाह। राजाओं का प्रवाह मतलब ये हो जाएगा कि राजाओं के इतिहास के बारे में बताया गया। राजाओं के जो क्रमबद्ध इतिहास है उनके बारे में बताया गया कि कश्मीर में कौन कौन से शासक हुए हैं। क्योंकि ये आदिकाल से लेकर 12वीं सदी तक का जितने भी राजा हुए हैं कश्मीर, उनका एक विस्तृत वर्णन करता है। इसलिए इसे का नाम क्या है? राजाओं की नदी का मतलब है राजाओं का इतिहास। क्या? राजाओं का इतिहास। क्या? राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। समय प्रवाह कब से कब तक है? तो इसका है आदिकाल से लेकर, आदिकाल से लेकर, आदिकाल से लेकर 12वीं सदी तक का ग्रंथ। 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का, कश्मीर के शासकों, कश्मीर के शासकों का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। ये जितने भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं ये इन ग्रंथ में बिल्कुल जानना जरूरी है। केवल यही नहीं जानना कि राज तरंगिणी किसने लिखी, कल्हड़ ने लिखी। इसके अलावा ये भी जानना है कि ये ग्रंथ कब लिखा गया, इसमें इसका अर्थ क्या होता है, राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है। तो आदिकाल से लेकर 12वीं सदी तक के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन मिलता है। इसके अलावा बाद एक और फैक्ट आ जाएगा राज तरंगिणी, इसमें जो कश्मीर का उल्लेख मिलता है, कश्मीर का जो नाम मिलता है राज तरंगिणी में, कश्मीर का जो नाम मिलता है वो मिलता है कश्यप मेरू। कश्यप मेरू, कश्यप मेरू कश्मीर का नाम था। ठीक है, ये इस ग्रंथ में बताया गया। दूसरा, चौथी जो रचना है वो है हरिकेली नाटक। हरिकेल नाटक जो ग्रंथ लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो हरिकेल नाटक जो ग्रंथ है ये चौहान नरेश, यानी चौहान राजा थे, चौहान नरेश विग्रहराज, विग्रहराज, चौहान नरेश विग्रहराज के द्वारा रचित है। अब इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? तो इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं हरिकेली नाटक की, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उसकी मस्जिद में कुछ इसकी पंक्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। तो ऐसा आता है, क्वेश्चन बन के आता है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी कुछ पंक्तियां जो हैं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में उत्कीर्ण है? तो उस ग्रंथ का नाम आता है हरिकेली नाटक। तो यानी इसकी कुछ पंक्तियां, हरिकेल नाटक, नाटक की कुछ पंक्तियां क्या है? कुछ पंक्तियां जो हैं यानी कुछ लाइनें जो हैं, कहाँ? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में, नामक मस्जिद में उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण का मतलब है दीवारों पे खुदी हुई है, उत्कीर्ण है, यानी आज भी इस नाटक की कुछ पंक्तियां जो हैं इस मस्जिद की दीवारों पे देखी जा सकती हैं। 5वां ग्रंथ जो आता है वो है रामचरित। रामचरित मतलब राम के चरित्र का वर्णन। लेकिन इसमें रामचरित कौन सा रामचरित, यानी ये क्या है? ये एक पाल वंश के शासक में एक रामपाल नाम के राजा हुए हैं, उनके बारे में लिखा गया है, यानी रामपाल के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इसका जो आश्रयदाता थे राजा का नाम जो इन्होंने लिखा उनका नाम था संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ये पाल शासक किसके? रामपाल के, रामपाल के दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे, दरबारी इतिहासकार बोलते हैं, दरबारी इतिहासकार थे।
ये थे दरबारी इतिहासकार। इन्होंने किसके बारे में, अब ये मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखना है। हाँ, बात चल रही है रामपाल की, तो रामपाल के दरबारी इतिहासकार कौन, दरबारी इतिहासकार रहे। ये ग्रंथ जो है रामपाल का, इसमें राम के लंका विजय का बारे में वर्णन करते हैं। और इसमें जो ये रामचरित है, इसमें क्या है, इसमें जो संध्याकर नंदी हैं स्वयं को क्या बताते हैं, संध्याकर नंदी जो है, संध्याकर नंदी स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं। यानी ये ग्रंथ जो है रामचरित है, ये संध्याकर नंदी के द्वारा रचित है। ये कौन थे, पाल वंश के शासक रामपाल के दरबारी इतिहासकार थे। इसी ग्रंथ में संध्याकर नंदी ने स्वयं को क्या कहा है, कलयुग का वाल्मीकि भी कहा है। अब नेक्स्ट ग्रंथ जो आता है ये है पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसने करी है, चंदबरदाई ने। ये हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। क्या है, चंदबरदाई जो है पृथ्वीराज तृतीय के बारे में वर्णन करता है। चंदबरदाई ने किसका इतिहास लिखा है, पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं इन्हें, पृथ्वीराज तृतीय। किसके बारे में, तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य। ये रचनाएं इतनी इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों को करना ये है कि ये रचनाएं बराबर से नोट करते रहना अच्छे से। इसके अलावा मैं अभी लिख रहा हूँ।